गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं दीपमाला पटेल आपको कक्षा 12 की बायोलॉजी पढ़ा रही हूँ। तो स्वागत है आपका मेरी बायोलॉजी क्लास में। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 6 वंशागति के आणविक आधार पढ़ा था, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस या वंशागति के आणविक आधार। इसमें हमने पढ़ा था कि आनुवंशिकता या वंशागति क्या होती है। तो हमने क्या जाना था कि आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जाने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम क्या कहते हैं? आनुवंशिकता या वंशागति कहते हैं। इसके बाद में जो आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में ले जाने की प्रक्रिया थी उसको हमने वंशागति कहा था। तो ये जो आनुवंशिक लक्षण हैं ये क्या होते हैं, इसको हमने जाना था। आनुवंशिक लक्षण क्या थे? जो लक्षण हम पैतृक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में प्रसारित होते हैं उनको हमने क्या कहा था? आनुवंशिक लक्षण कहा था। अब हमने इसके बाद में जाना था कि आनुवंशिक लक्षणों को कोई ऐसा एक माध्यम होगा जो उसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाता होगा। तो वो माध्यम क्या था? आनुवंशिक पदार्थ। अब वो आनुवंशिक पदार्थ क्या होते हैं? तो मैंने क्या बताया था? कोशिकाओं के विविध प्रकार के घटक पदार्थों में ऐसा पदार्थ होता है जो कि आनुवंशिक लक्षणों की संकेत सूचनाओं को जनक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी अर्थात संतानों में ले जाने के लिए क्या होता है? उत्तरदायी होता है। तो ऐसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं? आनुवंशिक पदार्थ कहते हैं। फिर इसके बाद में हमने इसकी थोड़ा खोज के बारे में जाना था कि सबसे पहले हमारी बॉडी में सबसे पहले हमारी जो उसकी मूलभूत इकाई है वो कोशिका है। तो कोशिका की खोज किसने की थी? वो की थी रॉबर्ट हुक ने 1665 में। इसके बाद में जब हमारी कोशिका के अंदर एक केंद्रक दिखा, उस केंद्रक की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। फिर उसके बाद में जब केंद्रक था, केंद्रक के अंदर भी हमें कुछ दिखा। उसमें एक वो थी एक दंडवत संरचनाएं देखी गई। वो किसने देखी थी? नागेली ने देखी। और उसके बाद क्या हुआ? जो वाल्डेयर आए, उन वाल्डेयर ने उन दंडवत संरचनाओं को नाम दिया था एक क्या? गुणसूत्र। गुणसूत्र के बाद में गुणसूत्र के अंदर ही आपको पता है जीन मिले। तो इससे पहले जो फ्रेडरिक माइस्टर ने जो पस की सेल्स थी, डेड सेल्स, उससे एक केंद्रक का पदार्थ निकाला था और उसमें उन्होंने क्या देखा था कि सल्फर की मात्रा उसमें क्या थी? प्रेजेंट थी, लेकिन कम। और फास्फोरस की मात्रा क्या थी? अधिक थी, क्योंकि प्रोटीन में क्या होता है? सल्फर होता है और फास्फोरस नहीं होता है। तो माइस्टर ने प्रोटीन के अतिरिक्त एक और पदार्थ की खोज की जो कि कैसा था? फास्फोरस युक्त था। जब वो फास्फोरस युक्त था तो उसको उन्होंने क्या नाम दिया था? न्यूक्लिक अम्ल नाम दिया था। तो जो ये पदार्थ था इनको न्यूक्लिन नाम दिया था और इस पदार्थ को जो अल्टमान थे उन्होंने नाम दिया न्यूक्लिक अम्ल। तो इस तरीके से न्यूक्लिक अम्ल का पता चला। जब न्यूक्लिक अम्ल का पता चला तो कोसेल आए 1893 में और उन्होंने न्यूक्लिक अम्ल में नाइट्रोजनस बेसिस की खोज की। ठीक है, तो उन्होंने जब नाइट्रोजनस बेसिस की खोज की तो उन्होंने मेनली दो आपके नाइट्रोजनस बेसिस बताए थे। कौन कौन से? एक तो प्यूरिन और दूसरे पिरिमिडिन। तो जो प्यूरिन है, प्यूरिन के दो समक्षार बताए थे, एक एडेनिन और दूसरा ग्वानिन। एडेनिन को हम कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं, जबकि ग्वानिन को हम कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद में आया पिरिमिडिन। पिरिमिडिन को हमने फिर से दो समक्षार आए इसके। कौन कौन से? एक था साइटोसिन और दूसरा था थायमिन। जो साइटोसिन था उसको हम कैपिटल सी से प्रदर्शित करते थे, जबकि थायमिन को कैपिटल टी से। और जो यीस्ट सेल थी, इस सेल में क्या हुआ? थायमिन की जगह पे हमें क्या मिला था? यूरेसिल, जो कि किसका? पिरिमिडिन का समक्षार था। इसी तरीके से
20 वर्ष बाद जो थे लेविन, लेविन ने क्या किया था, न्यूक्लिक एसिड में शुगर का पता लगाया था, जिसको उन्होंने क्या कहा था, डीऑक्सीराइबो शुगर कहा था, जो कि किसमें पाई जाती थी, डीएनए में। तो न्यूक्लिक अम्ल आपको पता चल गए, 2 प्रकार के थे, कौन से, एक डीएनए और दूसरे आरएनए। अब डीएनए क्या था, डीएनए जो था ये सबसे बड़े जैविक अणु मतलब बायो मैक्रोमोलेक्यूल थे, और इनका अणुभार 10 टू द पावर 6 से 10 टू द पावर 9 तक था। हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका में जो सबसे लंबा डीएनए था वो कितना था, 85 मिलीमीटर का, या फिर 8.5 इंटू 10 टू द पावर 8 एंगस्ट्रॉम का। डीएनए अणु की जो कुल लंबाई थी वो लगभग 2 मीटर की थी, ठीक है। और जो ये डीएनए थे, ये 2 प्रकार के डीएनए पाए गए थे, एक तो वृत्ताकार, दूसरे रेखाकार। वृत्ताकार जो थे उनमें कोई भी छोर नहीं मिलता था, और ये किसमें पाए जाते थे, ब्लू ग्रीन एल्गी में और कुछ जीवाणुओं में। कुछ जीवाणुओं में छोटे वृत्ताकार डीएनए अणु पाए जाते थे, जिन्हें हम क्या कहते हैं, प्लाज्मिड, ठीक है। यूकेरियोटिक सेल्स में सर्कुलर और लाइनियर अर्थात वृत्ताकार और रेखाकार दोनों ही प्रकार के डीएनए पाए जाते हैं। और जो लाइनियर डीएनए होते हैं, इनके न्यूक्लियस जो होते हैं, न्यूक्लियस में ये कैसे होते हैं, डिप्लॉयड डीएनए पाए जाते हैं, इसलिए इनको क्योंकि ये न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, इसलिए हम इनको न्यूक्लियर डीएनए भी कहते हैं। इसके बाद में इन्होंने डीएनए के बारे में और बताया था कि ये जो होते हैं आपके नाइट्रोजनस बेसिस, और किससे मिलकर बने हैं, शुगर से और फॉस्फेट से। इनसे मिलकर आपके क्या बने हुए हैं, डीएनए बने हुए हैं। डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलकर बने होते हैं, और इसमें प्यूरिन और पिरिमिडिन जो होते हैं सदैव इक्वल अमाउंट में होते हैं। जो एडेनिन की मात्रा होती है वो हमेशा थायमिन के बराबर होती है, और साइटोसिन की मात्रा हमेशा ग्वानिन के बराबर होती है। इसी तरीके से इन्होंने ये जो है ये दोहरी न्यूक्लियोटाइड चेन की बनी हुई होती है, और जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं इसके वो जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं उनके द्वारा जुड़े रहते हैं। इनके बीच जो चेन होती है वो जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं, ठीक है। और जैसे एडेनिन और थाइमिन के बीच में क्या होता है, हमेशा डबल बॉन्ड होता है, जबकि ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में हमेशा ट्रिपल बॉन्ड होता है, जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा ही जुड़े होते हैं, ठीक है। और इसका जो व्यास होता है वो कितना होता है, 20 डिग्री होता है, और इसकी कुंडली के का एक जगह 34 एंगस्ट्रॉम तथा न्यूक्लियोटाइड के बीच की जो दूरी होती है, दो न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी वो 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। तो इस तरीके से आपका डीएनए का हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था, और हमने बताया कि जो डीएनए होता है वो क्या करता है, वो आनुवंशिक लक्षणों को मनुष्य में या फिर जंतुओं में आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने का कार्य करता है, और ये कोशिका की समस्त जैव क्रियाओं का नियमन भी करता है। दूसरी चीज क्या करता है, डीएनए जो होता है वो आरएनए को संश्लेषित करके प्रोटीन संश्लेषण में हेल्पफुल है। इसके बाद में अब हमारा जो अब नया टॉपिक आता है वो आता है आरएनए। अब हम जानेंगे कि आरएनए क्या है। तो बच्चों, जो ये आरएनए है ये क्या है, ये हम जानेंगे। देखिए जो डीएनए है, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, जबकि ये हमारा क्या होता है, आरएनए ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, ये सिंगल स्ट्रैंड का बना हुआ होता है। और इसमें भी क्या होते हैं, 4 तरह के नाइट्रोजनस बेसेस पाए जाते हैं, जो कि क्या है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। हमारे डीएनए में जबकि 4 पाए जाते थे, एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। ये 4 हमें किसमें मिलते थे, डीएनए में। जबकि जो हमारा आरएनए है इसमें थायमिन नहीं पाया जाता, थायमिन की जगह पे क्या पाया जाता है, यूरेसिल पाया जाता है, ठीक है। और इसमें कौन सी शुगर पाई जाती है,
हमारे डीएनए में जो पाई जाती थी शुगर, वो कौन सी पाई जाती थी? डीऑक्सी राइबोज। जबकि जो हमारा आरएनए है, आरएनए में हमारी राइबोज शर्करा पाई जाती है, क्योंकि इसका नाम क्या है? आरएनए, अर्थात राइबोज न्यूक्लिक एसिड। राइबोज, तो राइबोज से आपको याद रखना है, राइबोज शर्करा पाई जाती है, इसमें राइबोज शुगर पाई जाती है। जबकि ये क्या था? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो इसमें डीऑक्सी राइबोज, तो इसमें कौन सी शुगर पाई जाती थी डीएनए में? डीऑक्सी राइबोज। ये है आरएनए, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, तो इसमें कौन सी शुगर पाई जाती है? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इसमें सिर्फ थायमिन नहीं होता है, थायमिन की जगह पर क्या पाया जाता है? यूरेसिल पाया जाता है आरएनए में। ठीक है, और जो इसके इनके बीच में बॉन्ड होते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में जो बॉन्ड बनते हैं वो क्या होते हैं? हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो अब हम जानेंगे जो आरएनए है वो क्या है। तो इसकी उपस्थिति बच्चों कहाँ होती है? आरएनए मुख्य रूप से कहाँ मिलता है? कोशिका द्रव्य में। और कोशिका द्रव्य कहाँ मिलता है? हमारी कोशिका में एक लिक्विड सदृश एक पदार्थ पाया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य कहते हैं। तथा न्यूक्लियोलस में, और ये न्यूक्लियोलस कहाँ मिलता है? हमारे न्यूक्लियस में, केंद्रक में, अर्थात हर एक सेल में मैंने आपको बताया कि ये केंद्रक पाया जाता है, और उस केंद्रक के अंदर एक कंडेंस पदार्थ पाया जाता है, अर्थात गाढ़ा द्रव पाया जाता है, जो कि वो हमें एक गोले के समान संरचना नजर आती है, जिसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस या केंद्रिका भी कहते हैं। तो बच्चों, आरएनए कहाँ पाया जाता है? कोशिका द्रव्य में और न्यूक्लियोलस में पाया जाता है। कोशिका द्रव्य में यह मुक्त रूप से मिलता है, और राइबोसोम में भी ये कैसा मिलता है? कम मात्रा में मिलता है। आरएनए माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोफिल व यूकेरियोटिक सेल्स में भी पाया जाता है। और कुछ प्लांट वायरसेस में, जैसे कि आपने टीएमवी सुना होगा, टोबैको मोज़ेक वायरस, इसके अलावा आपका जैसे एचआईवी हो गया, और इसके अलावा और भी जैसे न्यूमोनिया, इस तरीके के जो वायरसेस हैं, या फिर आपने T4 बैक्टीरियोफेज सुना होगा, इन सभी में जो आरएनए होता है वो एक आनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है, अर्थात ये एक जेनेटिक मटेरियल की तरह कार्य करता है। ये भी वही कार्य करता है जो कि ह्यूमन बींग्स में या एनिमल्स में डीएनए करता है। यह जेनेटिक मटेरियल का कार्य करता है। तो अब इसकी संरचना के बारे में हम जानेंगे। संरचना कैसी होती है? डीएनए के साथ इसके तुलनात्मक अध्ययन को हम भली भांति समझ सकते हैं। अगर हम इसकी तुलना डीएनए से कर हम पढ़ेंगे तो हम बहुत आसानी से हम इसको समझ जाएंगे, क्योंकि हम पिछली वीडियो में डीएनए के बारे में हम जान चुके हैं। आशा करती हूँ कि आपको डीएनए अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो बच्चों, आरएनए सामान्य रूप से अनब्रांच्ड होता है, और अनब्रांच्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना सिंगल चेन्ड, अर्थात एक स्टैंड वाली रचना है, जो कि स्वयं पर वलित होकर कुंडलिनी सी बना लेता है। जैसे कि आपने इस डायग्राम में देखा, ये एक कैसा है? ये बिल्कुल सिंगल स्टैंडर्ड है, जबकि आप डीएनए देख रहे हैं, देखिए ये डबल स्टैंडर्ड है, 2 स्टैंड है इसमें, है ना, 2 चेन आपको नजर आ रही है। जबकि हमारे आरएनए में क्या है? एक ही स्टैंड है, सिंगल स्टैंड है। और ये जो स्टैंड है, ये इस तरीके से स्टैंड होकर ये हमारी, देखिए ये क्या बना रहा है? एक कुंडली सी बना लेता है, जो कि अपने ही एक्सिस के चारों ओर खुद ही लिपट जाता है। ठीक है, तो यही चीज इन्होंने बताई है। इसके विपरीत डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, और इनकी दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में एक मेन एक्सिस के चारों ओर सर्पिल रूप से लिपटी रहती है। ठीक है, जो इनकी दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती हैं वो क्या होती हैं? देखिए, मेन एक्सिस के चारों ओर लिपटी रहती हैं। यहाँ पर क्या होती है? ये बिल्कुल एक यहाँ पे मिड में एक एक्सिस होती है, उसी के चारों ओर ये सर्पिलाकार लिपटी हुई रहती हैं। दूसरा पॉइंट है, डीएनए की भांति आरएनए भी सैकड़ों हजारों न्यूक्लियोटाइड का बना होता है, जो कि एक रैखिक क्रम में 3' से 5' फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने डीएनए में देखा था कि जो इसकी चेन होती है, इसकी एक
चेन का ये सिरा अगर यहाँ पर 3' है तो वो निचला सिरा क्या होगा 5' और अगर इसके सामने वाली जो दूसरी एंटी पैरेलल जो चेन है उसका अगर ये वाला पहली वाली का पहले ये सिरा 3' है तो इसका ऊपर का सिरा क्या होगा 5' जबकि निचला सिरा इसका क्या होगा 3' तो अर्थात ये एक दूसरे के क्या होते हैं प्रति समानांतर होते हैं। इसी प्रकार से जो आरएनए होता है आरएनए में भी क्या होता है इस ये रैखिक क्रम में इसके ये अरेंज होते हैं। आरएनए के न्यूक्लियोटाइड में राइबोज शर्करा होती है जबकि डीएनए में क्या मिलती है डीऑक्सी राइबोज शुगर मिलती है। आरएनए के न्यूक्लियोटाइड राइबोन्यूक्लियोटाइड कहलाते हैं। अगला पॉइंट है एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन, यूरेसिल आरएनए में मिलने वाले हाइड्रोजनस बेसेस हैं अर्थात नाइट्रोजनी क्षारक हैं। जबकि जो हमारे आरएनए में होता है वो यूरेसिल के स्थान पर इसमें क्या मिलता है थाइमिन मिलता है। तो डीएनए में हमें क्या मिलता है हमें 4 नाइट्रोजनस बेसेस एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन जबकि आरएनए में जो थाइमिन होती है डीएनए की उस थाइमिन की जगह पर सिर्फ क्या आ जाता है यूरेसिल आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है एडेनिन अपॉन यूरेसिल इज इक्वल टू जो एडेनिन और यूरेसिल का जो अनुपात है वो ग्वानिन और साइटोसिन के इक्वल होगा अर्थात वो कितना होता है 1 होता है। इसके समानुपात का आरएनए में अभाव होता है। ठीक है हमारी ये किस में मिलता था A अपॉन यू इज इक्वल टू जी अपॉन सी इज इक्वल टू 1 ये हमें मिलता था डीएनए में जबकि आरएनए में इसका क्या होता है अभाव होता है। आरएनए के एक ही स्ट्रैंड में अंतःअणु युग्मन इसे स्थिरता प्रदान करता है। मतलब अंतःअणु युग्मन का मतलब क्या हो गया कि अंदर जो इसके अणु हैं अर्थात जो नाइट्रोजनस बेसेस हैं ये जो पेयरिंग करते हैं इससे क्या होता है इसमें स्थिरता आ जाती है। जबकि डीएनए में दोनों स्ट्रैंड के न्यूक्लियोटाइड अस्थिर हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा एक दूसरे से जुड़ते हैं। इसके बाद में डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है जबकि आरएनए विभिन्न प्रकार के होते हैं और प्रोटीन संश्लेषण के समय अलग अलग कार्य करते हैं परंतु कुछ प्लांट वायरसेस में आरएनए हेरिडिटी मटेरियल का कार्य करते हैं। बच्चों देखिए जैसे कि जो डीएनए है वो हर जगह पर क्या करेगा एक ही काम करेगा किसका आनुवंशिक पदार्थ है वो तो वो क्या करेगा हेरिडिटरी कैरेक्टर्स को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या करेगा ट्रांसफर करेगा। जबकि आरएनए आपको पता है कि ये कितने प्रकार के होते हैं मेनली 3 प्रकार के होते हैं जो कि क्या है आपके देखिए नीचे भी आपको दे रखा है आरएनए के प्रकार। ये 3 प्रकार के होते हैं संदेशवाहक या दूत आरएनए जिसको हम क्या कहते हैं मैसेंजर आरएनए या फिर एमआरएनए। दूसरा होता है अभिगमन आरएनए या फिर हम इसको कहते हैं ट्रांसफर आरएनए या टीआरएनए। तीसरा होता है राइबोसोमल आरएनए तो इसको हम आरआरएनए भी कहते हैं। तो ये जो डिफरेंट टाइप के आरएनए हैं ये क्या करते हैं हर जब प्रोटीन संश्लेषण का कार्य होता है अर्थात जब आरएनए में 2 प्रोसेस के द्वारा आपकी प्रोटीन बनती है कौन कौन सी एक ट्रांसक्रिप्शन दूसरी होती है ट्रांसलेशन। ठीक है ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के द्वारा क्या बनती है प्रोटीन बनती है। हिंदी में ट्रांसक्रिप्शन को बोलते हैं अनुलेखन और ट्रांसलेशन को बोलते हैं अनुवादन। ये 2 मेन प्रोसेस हैं जिसके द्वारा प्रोटीन सिंथेसाइज होती है। तो ये क्या करते हैं ये जो आपके तीनों प्रकार के आरएनए हैं ये अपने अलग अलग रोल वहां पर डिस्प्ले करते हैं। ठीक है तो लेकिन कुछ जो प्लांट वायरस होते हैं जैसे आपने टीएमवी देखा एचआईवी देखा या बैक्टीरियोफेज देखा ठीक है इस तरीके से कुछ वायरसेस होते हैं जहां पर जो आरएनए है वो हेरिडिटी मटेरियल का भी अर्थात जेनेटिक मटेरियल का भी कार्य करता है अर्थात यही होता है जो उनके लक्षणों को उस पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाता है। इसके बाद में हमने इनके प्रकार जान ही लिए हैं
तो हम इन प्रकारों को जानते हैं, ये प्रकार कैसे होते हैं या इनके कार्य क्या होते हैं। तो मैसेंजर आरएनए क्या होता है, ये केंद्रक में उपस्थित होता है और डीएनए से जब ट्रांसक्रिप्शन होता की प्रोसेस होती है तब बनता है। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के संश्लेषण में एमिनो अम्ल की निश्चित क्रम को, जो एमिनो अम्ल होता है उसका एक क्या है, निश्चित क्रम होता है, उसको निर्धारित करने की सूचना एमआरएनए में निहित होती है। ठीक है, जो अमीनो अम्ल का निश्चित क्रम होगा उसको मैसेंजर आरएनए ही क्या करेगा, निर्धारित करेगा। ठीक है, यह कोशिका के जो कोशिका होती है उसका कितना होता है, 3 से 5%। और 1961 में जैकब और मोनॉड ने इन्हें मैसेंजर आरएनए या एमआरएनए नाम दिया था। इसका कार्य क्या होता है, ये आरएनए के अणु, मैसेंजर आरएनए के अणु डीएनए से अनुलेखित अर्थात ट्रांसक्रिप्शन हो संदेश की प्रतिलिपि को लेकर क्या करता है, केंद्रक के बाहर कोशिका द्रव्य में पहुंचाता है और राइबोसोम से जुड़कर पॉलीपेप्टाइड चेन के संश्लेषण में एमिनो एसिड के क्रम को निर्धारित करता है। जैसा कि इसके नाम से ही प्रदर्शित होता है, एम से मैसेंजर। मैसेंजर का मतलब क्या हो गया कि जो किसी चीज के मैसेज को पहुंचाए। ठीक है, अर्थात जो मैसेजेस का आदान प्रदान करे वो क्या है, मैसेंजर आरएनए। तो ये क्या कर रहा था, ये जो ट्रांसक्रिप्टिव संदेश था, मैसेज था, उसकी केंद्र के बाहर कोशिका द्रव्य में, फिर जब कोशिका द्रव्य में उसने मैसेज को पहुंचाया, तब वहां पर क्या हुआ, राइबोसोम जुड़कर और जो उसकी प्रोटीन सिंथेसिस की जो प्रोसेस थी वो स्टार्ट हो गई। अर्थात इसने क्या किया, जो एमिनो एसिड थे उनके क्रम को निर्धारित कर दिया। क्योंकि आपको पता है जो प्रोटीन का एक मॉलिक्यूल होता है वो एमिनो अम्ल के 20 मॉलिक्यूल से मिलकर आपका प्रोटीन का एक मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, आपके जो एमिनो एसिड थे इनके क्रम को निर्धारित करने का मैसेज कोशिका द्रव्य तक पहुंचा देता है। दूसरा आता है हमारा ट्रांसफर आरएनए या टीआरएनए। जैसा कि इसके भी नाम से विदित है कि ट्रांसफर, तो ट्रांसफर है तो इसका मतलब क्या करेगा, ये भी स्थानांतरण करेगा किसी किसी चीज का, है ना। तो बच्चों, ये कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म में पाया जाता है और सबसे छोटे व घुलनशील अणु होते हैं, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, विले आरएनए अणु या सॉल्युबल आरएनए मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं या एसआरएनए भी कहते हैं। या कुल आरएनए का 15 से 18% होता है, जितना टोटल आरएनए है उसका 15 से 18% जो होता है वो क्या होता है, ट्रांसफर आरएनए होता है। और इसका कार्य क्या है, ये टीआरएनए अणु कोशिका द्रव्य में उपस्थित एमिनो अम्ल के अणुओं को राइबोसोम तक ले जाता है। अब जो कोशिका द्रव्य में एमिनो अम्ल था उसको मैंने अभी क्या बताया, क्योंकि इसको हमने क्या कहा, ट्रांसफर आरएनए, तो ये क्या करेगा, ट्रांसफर कर रहा है किसका, एमिनो अम्ल के अणुओं का। जो एमिनो अम्ल के मॉलिक्यूल हैं, एमिनो एसिड के मॉलिक्यूल हैं, उनको कहाँ ट्रांसफर कर रहा है, राइबोसोम तक ले जा रहा है, जहां इन एमिनो अम्ल को एक निश्चित क्रम में जुड़ने पर प्रोटीन संश्लेषण होता है। अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है। इसके बाद में है राइबोसोमल आरएनए, ये राइबोसोम में होते हैं। ठीक है, राइबोसोमल आरएनए क्या होंगे, आपको राइबोसोमल से पता चला होगा, जो राइबोसोम, जिनमें राइबोसोम प्रेजेंट हो, तो ये राइबोसोम में प्रेजेंट उपस्थित होते हैं। ये प्रोटीन अणुओं के साथ जुड़कर राइबोसोम की सब यूनिट बनाते हैं। अतः आरआरएनए संरचनात्मक अणु है, जबकि एमआरएनए व टीआरएनए क्रियात्मक अणु है। अर्थात ये तो संरचना बना रहे हैं, जबकि जो मैसेंजर और ट्रांसफर आरएनए है वो क्या कर रहे थे, कार्य कर रहे थे। एक मैसेज को ला रहा था, दूसरा अमीनो अम्ल के मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर कर रहा था कोशिका द्रव्य में, एक कोशिका द्रव्य में मैसेज को ला रहा था। इसलिए कोशिका में इनकी जो संख्या होती है वो क्या होती है, सर्वाधिक होती है। कोशिका के कुल आरएनए का 80% जो भाग है वो क्या होता है, ट्रांसफर आरएनए, सॉरी आरआरएनए ही
होता है। प्रत्येक राइबोसोम का लगभग 65% जो होता है वो आरएनए या राइबोसोमल आरएनए तथा शेष 35% भाग जो होता है वो क्या होता है, प्रोटीन का बना होता है। इसका कार्य क्या है? ये राइबोसोम की रचना में भाग लेते हैं और ये प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है। ये देखिए मैंने आपको डायग्राम ऊपर बता दिया है। ये क्या है? शुगर फॉस्फेट की चेन है जो कि आपने देखा ये कुंडली एक बनाती है और कुंडली में जो ये इसके जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं या फिर इनके नाइट्रोजनस बेसेस हैं, ये किससे जुड़े होते हैं? वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा जुड़े रहते हैं। ठीक है? और ये देखिए एक हेलिक्स जो कि मैंने आपको बताया कुंडली बना रहा है फॉर्म्ड बाय कर्विंग, कर्व होकर। ठीक है? मुड़कर क्या बना लेता है? एक कुंडली बना लेता है। एक नॉन हाइड्रोजन बॉन्डेड बेस और ये क्या है? नॉन हाइड्रोजन बॉन्ड है। इसमें कोई भी हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। सिर्फ ये जो कुंडली बनाता है यहाँ पर इनके बीच में क्या बन जाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। तो बच्चों ये था हमारा आरएनए के बारे में कि आरएनए क्या होता है, इसकी संरचना। अगर किसी को कोई भी दिक्कत हो तो आप ये मुझसे पूछ सकते हैं। आरएनए मेनली क्या करता है? ये प्रोटीन सिंथेसिस में वर्क करता है और कुछ में जो आपके प्लांट वायरसेस होते हैं या फिर टी4 बैक्टीरियोफेज होता है, इनमें सब में ये क्या करता है? आनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है। तो किसी को अगर कोई दिक्कत हो तो वो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।